शुरू हो चुकी है महिला आरक्षण पर, क्या कुछ हो रहा है दिखाते हैं। हाँ सुनाओ। सर ये एक बात बताऊं, एक मिनट, जब आपको बोलने देता हूं ना तो हमारे माननीय सांसद जावेद साहब कहते हैं कि आप ओवैसी साहब को बोलने देते हो, हमें आजादी नहीं है, ये आरोप लगाते हैं। मैंने उनका आरोप सही है, बिल्कुल सही है। तो चलो फिर आपको आज नहीं बोलने देते हैं। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आइटम नंबर 7 श्री पंकज चौधरी जी। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 का तथा वित्त अधिनियम 2018 की धारा 111 और 112 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 3 खा के अनुसरण में यह सभा दिनांक 11 अप्रैल 2026 की अधिसूचना संख्या 15/2026 केंद्रीय उत्पाद शुल्क 273 और 11 अप्रैल 2026 जिसका आशय हाई स्पीड डीजल पर सड़क और अवसंरचना उपकर को बढ़ाकर 36 रुपये प्रति लीटर करने के लिए वित्त अधिनियम 2018 की 6ठी अनुसूची का संशोधन करना है का एतद्वारा अनुमोदित करती है। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में सांविधिक संकल्प स्वीकृत हुआ। क्या वेणुगोपाल जी, ऐसे वेणुगोपाल जी एक बात बता दूं आपको, आज कई सदस्य आपके भी कहते हैं कि वेणुगोपाल जी का नोटिस में नाम हमारा था, आपने वेणुगोपाल जी को कैसे बुला दिया, ये भी कहते हैं। वेणुगोपाल जी बोलते सर आज का आपका मूड अच्छा है। मैं तो कहता हूं पूरे देश का मूड ही आज अच्छा होना चाहिए, मैं तो इस मत का हूं। सर देखो सर in an extraordinary situation, sir, in an extraordinary situation, an extraordinary gazette notification came yesterday night 9:55. So let us raise the sir, one point, sir. My point, sir. Two issues, sir. Yesterday morning, Honorable Law Minister introduced the constitutional amendment of 2023 constitutional bill. This gazette notification is very clear. SO 90/2022E, in exercise of the power conferred by the subsection 2 of the section 1 of the Constitution, 166th Amendment, Act 2023, the central government hereby appoints the 16th day of April 2026 as the date on which the provision of the said Act. Sir, our question is only one question, sir. But 1 minute. Without notifying, how can the minister move an amendment for the court? आप बोलना चाहते हैं इस पे? कि मुझे इस सदन में हमारे डिप्टी चेयरमैन का जो चुनाव हुआ उनका अभिनंदन करने के लिए मौका मिला। उपसभापति महोदय, इस प्रतिष्ठित पद पर आपको तीसरे काल के लिए मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे फिर से राज्यसभा कक्ष में आपके साथ बैठने का और एक अवसर मिले। अच्छा पड़ोसी है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि उपसभापति का पद वास्तव में आपके चुनाव द्वारा सीख बल्कि पहले ही उपलब्ध अवसर पर भर दिया गया है। ये फॉर्चुनेट है कि क्विक
इतना क्विक इलेक्शन कौन सा भी नहीं हुआ और ये भाग्यशाली है और हम भी उनके बाजू में बैठ के कम से कम हमको कुछ ना कुछ मदद वहां जाके बैठने के बाद जरूर मिलेगी। इस प्रतिष्ठित पद पर आपके चुनाव ने एक और मिसाल कायम की है। आप इस पद को ग्रहण करने वाले पहले मनोनीत सदस्य हैं। ये पहला प्रेसिडेंट है और पहला एक काम आपको मिला है। इससे ये साबित होता है कि आप इस पद के लायक हैं और इसके लिए उनको ये दिया गया है। हमें इस बात से तकलीफ है कि संविधान अनुच्छेद 93 में निहित संवैधानिक भावना के विपरीत लोकसभा में 2019 से उपाध्यक्ष का पद खाली है। 7 वर्षों से वो रिक्त है। क्या अच्छा होता कि राज्यसभा की तरह लोकसभा में भी ऐसा ही होता तो बहुत ही बढ़िया होती थी। संविधान सदन में उपाध्यक्ष का कक्ष में मेरे पुराने कक्ष से पड़ोस में ही है। जब भी मैं वहां से गेट नंबर 7 पर जाता हूं तो ठीक सामने मुझे उसके बंद कमरे पर लटका ताला दिख जाता है, जो मुझे तकलीफ देता है कि प्रजातंत्र की हम बात करते हैं और 7 साल से एक डिप्टी स्पीकर को आप चुनते नहीं, तो इसका मतलब क्या है? हर आदमी डेमोक्रेसी की बात करता है। डेमोक्रेसी को हम कभी खत्म नहीं करेंगे। कल मैं एक महाशय का भाषण सुना, उन्होंने यही कहा, अरे डेमोक्रेसी को तोड़ने तो बहुत लोग कोशिश किए। ये क्या है? 7 साल से डिप्टी स्पीकर उस सदन में नहीं है, तो ये क्या है? क्या कहना चाहिए? तो ये अच्छा नहीं है। भरो आपको किसको चाहते हैं उसी को भरो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक इंस्टीट्यूशन है, उस पोजीशन को आप खाली रख रहे 7-7 साल से। और क्या समझ के रखे मुझे मालूम नहीं। वो डिप्टी स्पीकर भारी पड़ेगा आपको। आप तो सबको ले रहे, नीचे ही डाल रहे, आप ऊपर बैठ रहे हैं, तो फिर भी वो खाली पद नहीं हुआ, अब तक भर्ती नहीं हुआ। सर, जब भी मैं वहां से गेट नंबर 7 से गुजरता हूं, ये मुझे याद आता है। कई बार मैंने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा भी है वहां ठहरने वाले सिक्योरिटी ऑफिसर्स को। मैं कभी मजाक में ये पूछा, भाई ये कक्ष कब खुलेगा? क्या हमें कुलजा सिमसम कहना पड़ेगा? क्योंकि वो दरवाजा खुलता ही नहीं, इसीलिए कभी ये कहना पड़ेगा। ये मैंने उनसे पूछा। साहब वो बहुत दिन से बंद है, हम तो रिटायर हो गए और एक दूसरे भी आए, लेकिन ये ताला लगा हुआ ही है। अब जबकि आप फिर से उपसभापति पद पर आसीन हो गए हैं, जो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप विपक्ष के सदस्यों का विशेष ध्यान रखेंगे, उनको पर्याप्त समय देंगे। हमें आपसे किसी विशेष तवज्जो की अपेक्षा नहीं है, पर हम ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष को आप उचित महत्व जरूर देंगे, क्योंकि आप ये तीसरा टर्म है, आपका अनुभव ज्यादा हुआ है। नेचुरली डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए अपोजिशन को जितना महत्व देना चाहिए आप देंगे, मैं ऐसा निवेदन करता हूं। अपनी और विपक्ष की ओर से हम आपके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं देते हैं और मैं तमाम अपने अपोजिशन नेताओं की ओर से, मेंबर्स की ओर से, तमाम हाउस के तरफ से और आपके तरफ से भी मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं। थैंक यू वेरी मच। Now, Honorable Prime Minister.
आदरणीय सभापति जी, सदन की ओर से मेरी तरफ से मैं श्रीमान हरिवंश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। राज्यसभा उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्वाचित होना, ये अपने आप में इस सदन का आपके प्रति जो गहरा विश्वास है और बीते हुए कालखंड में आपके अनुभव का जो सदन को लाभ मिला है, सबको साथ लेकर चलने का आपका जो प्रयास रहा है, उसको एक प्रकार से सदन ने आज एक मोहर लगा दी है और ये अपने आप में ये एक अनुभव का सम्मान है, एक सहज कार्यशैली का सम्मान है और एक सहज कार्यशैली की स्वीकृति भी है। हमने सबने हरिवंश जी के नेतृत्व में सदन की शक्ति को और अधिक प्रभावी होते हुए भी देखा है और मैं कह सकता हूं कि केवल सदन की कार्यवाही का संचालन ही नहीं, वे अपने जीवन के जो भूतकाल के अनुभव है उसको भी बहुत ही सटीक तरीके से सदन को समृद्ध करने में उपयोग लाते हैं। उनका ये अनुभव पूरी कार्यवाही को, संचालन को और सदन के माहौल को और अधिक परिपक्व बनाता है। मुझे विश्वास है उपसभापति जी का नया कार्यकाल उसी भावना, संतुलन और समर्पण के साथ आगे बढ़ेगा और हम सबके प्रयासों से सदन की गरिमा को नई ऊंचाई प्राप्त होगी। आदरणीय सभापति जी, हरिवंश जी का जन्म जेपी के गांव में हुआ और सहज रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण उन्होंने अपने गांव के विकास में विद्यार्थी काल से भी कुछ न कुछ करते रहे। उनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई और इन सारे विषयों पर मुझे भूतकाल में बोलने का अवसर मिला तो मैं काफी कुछ कह चुका हूं, इसमें से आज को दोहराता नहीं हूं। एक बात का उल्लेख आज जरूर मैं करूंगा। आज 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल 1927 हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती भी है। और विशेषता ये है कि आज 17 अप्रैल को आप जब तीसरी बार इस दायित्व को संभालने जा रहे हैं और वो भी चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पर, और चंद्रशेखर जी के साथ आपका जुड़ाव, उनके प्रति आपका लगाव और एक प्रकार से आप उनके सहयात्री रहे उनके पूरे कार्यकाल में, तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। आपने चंद्रशेखर जी के जीवन पर किताबें भी लिखी हैं और चंद्रशेखर जी के एक बृहद जीवन को
नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम भी आपने किया है और इसलिए आपके लिए एक बहुत बड़ा विशेष अवसर बन जाता है कि चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पर आपका तीसरा कार्यकाल का प्रारंभ। हरिवंश जी का सार्वजनिक जीवन केवल संसदीय कामों तक सीमित नहीं रहा है। पत्रकारिता के उच्च मानदंड आज भी आदर्श के रूप में रेखांकित किए जाते हैं। लंबा जीवन पत्रकारिता का रहा, लेकिन पत्रकारिता में भी उन्होंने उच्च मानदंड को हमेशा आधार माना। हम सब जानते हैं उनकी लेखनी में धार है, लेकिन उनकी वाणी में और व्यवहार में सौम्यता और शिष्टता भरी भरी रहती है। ये अपने आप में, और मैं जब गुजरात में था तब भी मैं उनकी लेखों को पढ़ने की मेरी आदत रही थी और मैं देखता था कि वे अपना पक्ष बड़ी दृढ़ता के साथ रखते थे और मैं अनुभव करता था कि उसमें काफी अध्ययन के बाद उसका निचोड़ उसमें प्रकट होता था। पत्रकारिता में भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का उनका निरंतर प्रयास रहा और एक सफल प्रयास भी रहा। और हम देखते हैं सदन में भी, चाहे पॉलिसी हो या प्रोसेस हो, उन बातों का कहीं न कहीं छाया हमें हमेशा नजर आती है और ये हम सबके लिए सुखद अनुभव है। वे समाज की वास्तविकताओं के साथ गहरे जुड़ाव के साथ काम करने वाले व्यक्ति रहे। मैं तो कहूंगा जो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो नए सांसद आते हैं वे हरिवंश जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ बातें करके उनसे जान सकते हैं। क्योंकि जब वो पत्रकारिता में थे तो उनकी एक कॉलम चलती थी, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा पार्लियामेंट मेंबर कैसा हो। तब उनको शायद पता नहीं होगा कभी उनको भी बैठना पड़ेगा, लेकिन वो लिखते थे और वो बातों में बहुत ही व्यापकता रहती थी। सदन की गरिमा और बैठने वाले सदस्य का दायित्व और उसके आचार विचार को लेकर भी बहुत गहरा उनका अध्ययन रहता था और उन बातों का उपयोग आज हमारे सदन के साथी उनके साथ बैठ करके बहुत कुछ जान सकते, सीख सकते हैं। समय की पाबंदी, एक डिसिप्लिन लाइफ में और अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीरता, ये आपकी विशेषता रही है और शायद इसी के कारण आप सर्वस्वीकृत व्यक्तित्व आपका विकसित हुआ है। हमने देखा होगा जब से वो राज्यसभा के सदस्य बने हैं, मैं कह सकता हूं कि पूर्ण समय वो सदन में होते हैं। सभापति जी की अनुपस्थिति में सदन को संभालने का काम तो करते ही हैं, लेकिन बाकी समय भी यहां कमेटी का कोई भी व्यक्ति बैठा हो तो भी वे सदन में हमेशा अपनी मौजूदगी रहती है। हर बात को सुनते हैं, उस समय सदन का जो संचालन करते हैं उनके कार्य को भी देखते हैं और ये इसके पीछे उनको अपना जो दायित्व है उसके प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उसके कारण ये संभव होता है और ये हम सब के लिए सीखने जैसा है। और मैंने देखा है कि वो पूरा समय इन चीजों के लिए वो खपा देते हैं। आदरणीय सभापति जी, उपसभापति के तौर पर सदन को कैसे चलाया, सदन में सदस्य के तौर पर क्या योगदान दिया, इस बारे में हम स्वाभाविक रूप से एक सकारात्मक चर्चा करते रहते हैं, लेकिन सदन के बाहर
जनता के बीच वो कैसे अपने लोकतांत्रिक और सामाजिक दायित्वों को निभाते हैं,